मैं गुलिस्तान जौहर की रहने वाली हूँ। ये कहानी एक लकी ईरानी सर्कस मेले की है। ये वाकया 2010 का है, जब मेले लगा करते थे, जो आप सब ने कराची में किसी भी पार्क में लगता हुआ देखा होगा, जहाँ बहुत सारे स्टॉल्स लगते हैं, बच्चों के झूले होते हैं, मौत का कुआं होता है, जहाँ लोग बाइक्स चलाकर करतब दिखाते हैं। कुछ जोकर्स बच्चों का दिल बहलाने के लिए इधर उधर घूम रहे होते हैं और बच्चे उनके साथ सेल्फीज लेते हैं। वहाँ भूत बंगला भी होता है, जहाँ हम अंदर जाएं तो भूत हमें डराते हैं। मुख्तलिफ खाने पीने की चीज़ें भी होती हैं। कहीं सिंगिंग कॉन्सर्ट भी इस मेले में हो रहा होता है और ये मेला शाम 7 बजे से रात 1 बजे तक लगा रहता है। हमारे साथ कुछ ऐसे ही वाकया पेश आया जो हमने सोचा भी नहीं था। मैं एक शादीशुदा औरत हूँ और मेरे हस्बैंड और एक बेटे को मिलाकर हमारी पूरी फैमिली कंप्लीट होती है। उस वक्त मेरा बेटा 1 साल का था। हमारी शादी को तकरीबन 3 साल हो चुके थे और मैं अपने हस्बैंड से ज़िद कर रही थी कि मेला देखने जाना है, लेकिन ऑफिस के काम की वजह से वो मुझे मेले में ले जा नहीं पा रहे थे। बट ज़िद करने के बाद वीकेंड पर प्रोग्राम बना और उन्होंने कहा कि ठीक है, इस हफ्ते हम मेला देखने चलेंगे। हम बेंगलोर में रहते थे। हमारा घर 240 गज पर डबल फ्लोर पर बना हुआ था। हमारी फैमिली ऊपर वाले पोर्शन में रहती थी, जबकि नीचे मेरी सास, ससुर, देवर और नंद रहते थे। कुल मिलाकर यही फैमिली थी हमारी। उन दिनों नीचे कोई भी नहीं रहता था, क्योंकि मेरा पूरा ससुराल अमेरिका शिफ्ट हो गया था। हस्बैंड की यहाँ जॉब अच्छी थी, इसलिए वो वहाँ जाना पसंद नहीं करते थे और पूरा घर हमारे हवाले था। नीचे सब सामान रखा हुआ था और वो घर बंद था। बस मगरिब के वक्त हम नीचे एक सहन की लाइट जला देते थे और जब सुबह मेरे हस्बैंड ऑफिस जाते थे तो वो बंद कर देते थे। लाइफ अच्छी गुजर रही थी। हमें नहीं पता था कि कौन सा तूफान हमारा इंतज़ार कर रहा था। हमारे घर से 2 गलियां छोड़कर ही पार्क था, जहां वो लकी ईरानी सर्कस मेला लगा हुआ था। हफ्ते का दिन था। मैं सोकर उठी, नाश्ता बनाया और मेरे हस्बैंड की छुट्टी थी तो हमने नाश्ता साथ किया। मैंने उनसे कहा, सुने, आज चलेंगे ना मगरिब के बाद हमें मेला दिखाने? अली को बहुत पसंद है मेला। अली हमारे बेटे का नाम है, जो उस वक्त 1 साल का होगा। वो झूले और खिलौने देखकर काफ़ी खुश हो जाता था। मेरे हस्बैंड ने कहा, ओह आई एम सॉरी यार, मैं तो भूल ही गया। चलो हाँ, आज चलेंगे, तुमको भूत बंगला भी दिखाऊंगा मैं। मैंने कहा, सुने, मुझे नहीं जाना वहाँ, आप भी मत जाइएगा। मेरे हस्बैंड ये सुनकर मुस्कुराने लगे। मुझे ऐसी चीज़ों से बहुत डर लगता था। मैं हॉरर मूवीज़ भी जब देख लेती थी कभी हस्बैंड के साथ, तो रात में सोना मुश्किल हो जाता था। खैर, शाम हुई तो चाय और बिस्किट वगैरह खाकर मैं अपने हस्बैंड के साथ अली को लेकर करीब ही लकी ईरानी सर्कस मेला की तरफ चली गई। हम गाड़ी में बैठे तकरीबन 7:30 हुए होंगे और हम 5 मिनट में उस मेले के पास पहुंच गए, जो हमारे घर से काफ़ी करीब था। मेरे हस्बैंड ने गाड़ी पार्क की और हमने मेले के टिकट्स लिए, जो कि शायद 100 रुपये पर पर्सन थे। बच्चों का टिकट काउंट नहीं था तो अली का टिकट फ्री था। टिकट्स लेकर हम अंदर आ गए। हमारी तलाशी ली गई और गार्ड ने कहा, आप लोग अंदर जा सकते हैं। मैं बहुत एक्साइटेड थी। काफ़ी दिनों बाद इतनी रौनक देख रही थी। इससे पहले मैं बचपन में अम्मी अब्बू के साथ गई थी मेला देखने। चारों तरफ रश हो रहा था। तरह तरह के स्टॉल्स लगे हुए थे, खाने पीने के साथ ज्वेलरी, कॉस्मेटिक्स आइटम्स और बच्चों के खिलौने वगैरह। मेले की दूसरी तरफ मौत का कुआं था, जहां बाइकर्स बाइक चलाकर करतब दिखा रहे थे। वहां काफ़ी रश था। उसके पीछे बच्चों के झूलने वाले झूले मौजूद थे और मैंने दूर से भूत बंगला भी देखा, जो कि नहायत खौफनाक जिन्नात की शक्लें उस पर बनी हुई थी। हम इधर उधर टहलने लगे। मेरे हस्बैंड ने कहा, आओ स्टॉल्स की तरफ चलते हैं। हम वहाँ गए और छोटी मोटी शॉपिंग करने लगे। शॉपिंग करने के बाद हस्बैंड ने कहा, आओ अली को झूलों की तरफ लेकर चलते हैं। जब हम झूलों की तरफ गए तो वहाँ कुछ जोकर्स खड़े थे, जो बच्चों के साथ सेल्फीज ले रहे थे और उनके साथ खेलने में मसरूफ़ थे। हमने भी जोकर के गोद में अली को देकर सेल्फीज ले ली 1-2। अली अभी छोटा था, इसलिए वो जोकर्स को देखकर डर रहा था। तभी अचानक मैंने देखा कि एक जोकर, जिसका मास्क और आंखें काफ़ी भयानक मालूम हो रही थी, और वो हमें देखे जा रहा था। मैंने सोचा शायद ऐसे ही देख रहा होगा। मैं हस्बैंड से बातें करने में मशगूल हो गई और इधर उधर देखने लगी। मेरी नज़र फिर उसी जोकर की तरफ गई
वो अभी भी वहीं खड़ा मुझे और मेरे बेटे को देख रहा था और स्माइल कर रहा था। न जाने कब मैं अपने हस्बैंड को देखने के लिए दूसरी तरफ मुड़ी, जो कि टिकट घर से झूले के टिकट्स ले रहे थे। अचानक मुझे मेरे पीछे किसी की आवाज़ सुनाई दी, हेलो। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो जोकर मेरे काफ़ी करीब खड़ा होकर मुझे देख रहा था। मैं उसे देखकर डर गई और मैंने उसे वहीं एक थप्पड़ लगा दिया और कहा, दूर हटो मेरे पास से। वो जोकर अपने गाल पर हाथ रखकर पीछे हट गया और मुझे घूरने लगा। जब मैंने थप्पड़ लगाया तो सारे जोकर एक साथ जमा होकर मुझे देखने लगे और आपस में बातें करने लगे, और मेरे हस्बैंड भी आ गए इतने में। उन्होंने पूछा, क्या हुआ मारिया? मैंने कहा, कुछ नहीं, सुने आप अली को पकड़ लें, हम झूला झुलाने चलते हैं इसको। मेरे हस्बैंड ने दोबारा पूछा, मारिया क्या हुआ बताओ तो। मैंने कहा, कुछ नहीं, सब ठीक है। तो वो खामोश हो गए। असल में मैं उनको इसलिए ये बात नहीं बताई कि शायद अगर मैं बता देती तो बात और बढ़ जाती और वहाँ लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता। मैं नहीं चाहती थी कि हमारी पिकनिक ख़राब हो। सोचा घर जाकर बता दूंगी। बस यही सोचते हुए मैं अपने बेटे को झूला झुलाने लगी हस्बैंड के साथ। मेरे हस्बैंड अली को लेकर झूले में बैठ गए थे और मैं बाहर से खड़े होकर उनको देखकर क्लैपिंग कर रही थी। अचानक मैंने उन जोकर्स की तरफ पलट कर देखा तो मुझे वहाँ वो जोकर नज़र नहीं आया जिसको मैंने थप्पड़ मारा था, लेकिन बाकी के 2-3 जोकर्स वहीं खड़े बच्चों के साथ खेल रहे थे, जैसे कुछ हुआ ही ना हो और बात आई गई हो गई हो। मैंने सोचा चलो बात नॉर्मल होकर ख़त्म हो गई। अली को झूला झुलाने के बाद हम मौत का कुआं देखने गए, जहाँ वो लोग बाइक चलाकर करतब दिखा रहे थे। उसके बाद मेरे हस्बैंड ने कहा, आओ भूत बंगला चलते हैं। मैंने कहा, नहीं, मुझे डर लगता है। हस्बैंड ने कहा, मारिया डरो नहीं, मैं भी साथ हूँ, आओ चलते हैं। बहुत इसरार करने पर मैं अपने हस्बैंड के साथ उस जगह चल पड़ी जहाँ मुझे बहुत डर लग रहा था। उन्होंने टिकट्स लिए और हम अंदर चले गए। अंदर जाकर देखा तो काफ़ी रश था और लोग भी देखने आए हुए थे। सामने जंगल जैसा मंजर था, झाड़ियाँ लगी हुई थी और 3 लाशें सफ़ेद कफन जैसा कपड़ा ओढ़कर लेटी हुई थी। जब लाइट्स ऑफ हुई तो हल्की रोशनी थी सामने। मैंने अपने हस्बैंड का हाथ ज़ोर से पकड़ लिया और सामने देखने लगी। वो तीनों लाशें एक के बाद एक उठकर हमारी तरफ आने लगी और हमको डराने लगी। आगे एक डंडा टाइप लगा हुआ था, वहाँ तक वो आती थी और वापस जाकर अपनी जगह पर लेट जाती थी। अभी मैं उनको देखकर डर रही थी कि अचानक लोगों की तरफ जब मैंने देखा कि एक औरत चीख रही है उन लाशों को देखकर, तो वहीं मुझे वही जोकर खड़ा हुआ नजर आया जिसको मैंने थप्पड़ मारा था। अब मैं बहुत ज़्यादा डर गई और अपने हस्बैंड से कहने लगी, सुने चलें यहाँ से। मेरे हस्बैंड ने कहा, मारिया अभी सब्र करो, लाइट्स ऑन होंगी फिर वो हमें बाहर जाने देंगे। मैंने उसी जगह दोबारा पलट कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। खैर 2 या 3 मिनट बाद जब लाइट्स ऑन हुई मुझे सुकून हुआ। मैं अपने हस्बैंड के साथ वहाँ से बाहर आ गई और मैंने कहा, आइंदा मैं आपके साथ यहाँ नहीं जाऊँगी। मेरे हस्बैंड ने कहा, कुछ नहीं होता है, तुम्हारा वहम है, भूत वूत कुछ नहीं होते। इतने में उनका मोबाइल बजने लगा और वो बात करने लगे और फ़ोन बंद करने के बाद उन्होंने कहा, मारिया देखो 9 बज गए हैं, हम वापस चलते हैं, मेरे बॉस का फ़ोन है, उनको अर्जेंट ईमेल करनी है। मैंने कहा, अभी तो आए हैं, सुने इतना एंजॉय कर रहे थे हम। उन्होंने कहा, मारिया हम रुक जाते, अगर काम नहीं आता तो हम वापस आ जाएंगे, अभी तो ये मेला लगेगा कुछ दिन और। ये सुनकर मैंने अपने हस्बैंड के साथ वापस घर आ गई। ये लकी रानी सर्कस मेला जब किसी एरिया में लगता था तो वहाँ 2 हफ्ते तक लगा रहता था, क्योंकि इतने बड़े मेले को इतनी जल्दी कहीं और शिफ्ट करना आसान नहीं होता था। इसके लिए बड़ी जगह चाहिए होती थी, जैसे पार्क वगैरह। हमें मेले से आए हुए तकरीबन 1 दिन गुजर चुका था। सब सही चल रहा था। मेरे हस्बैंड काम में लगे हुए थे और मैं अली को संभालने और घर के कामों में लगी हुई थी। अचानक हस्बैंड को बॉस की कॉल आई ऑफिस से कि आज नाइट शिफ्ट आप कर लें, रात का बंदा बीमार है, वो कल से आएगा काम पर। मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया तो मैंने कहा, सुने जल्दी आ जाइएगा। उन्होंने कहा, तुम परेशान ना हो, मैं कॉल पर तुमसे बात करता रहूँगा। मुझे रात में अकेले सोने की आदत नहीं थी, थोड़ा बहुत डर भी लगता था, इसलिए जब मैं अम्मी के घर जाती या यहाँ होती तो हस्बैंड साथ होते थे, और उस घर में मेरी अम्मी तो मुझे कोई परेशानी नहीं होती थी। ये मेरी पहली रात थी जिसमें अकेली थी अपने बेटे के साथ, और मुझे पता भी नहीं था कि हमारे साथ क्या होने वाला है। खैर रात हुई तो मेरे हस्बैंड 11 बजे ऑफिस के लिए निकल गए।
मैं हस्बे मामूल टीवी पर ड्रामा देखने लगी और अली उस वक्त सो रहा था कि अचानक घर की बेल बजी और मैं सोचने लगी कि इस टाइम कौन हो सकता है। जब मैं बैल्कनी पर गई देखने के कौन है, तो हमारे घर के सामने कोई भी नहीं खड़ा था। मैंने पूछा कौन है, लेकिन किसी की भी आवाज़ नहीं आई और ना ही जवाब आया और ना ही कोई नज़र आया। खैर मैं अंदर आ गई और दोबारा टीवी देखने लगी। जैसे कि मैंने बताया था शुरू में कि नीचे वाला घर खाली है और फैमिली बाहर है और हम ऊपर बैल्कनी से देख लेते थे कि कौन आया है। गेट पर वहाँ से साफ नज़र आता था। अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि फिर से बेल बजी और मैं उठकर दोबारा गई देखने, तो फिर वहाँ कोई मौजूद नहीं था। अब मैं घबरा गई। मैंने बैल्कनी से लेफ्ट राइट दोनों तरफ गौर से झांक कर नीचे देखा, लेकिन कोई भी नहीं था। जब सामने दीवार पर नज़र पड़ी तो वहाँ जोकर की तस्वीर बनी हुई नज़र आई। उस वक्त तो देखकर मैंने इतना गौर नहीं किया, लेकिन जब मैंने अंदर आकर उस तस्वीर के बारे में सोचा तो मुझे याद आया ये तो वही जोकर था जिसको सर्कस में मैंने थप्पड़ लगा दिया था। ये सोचकर मैं फ़ौरन उठकर बाहर दोबारा वो तस्वीर देखने के लिए बैल्कनी में गई, लेकिन मैं हैरान रह गई। अब वहाँ कोई तस्वीर दीवार पर मौजूद नहीं थी। अब मैं वाकई घबरा गई थी। हस्बैंड को भी इस चीज़ का नहीं बताया था मैंने। मैं अंदर आ गई और हस्बैंड को कॉल मिला दी। उन्होंने फ़ोन उठाया। हेलो, मैंने कहा सुने कैसे हैं आप, कैसा जा रहा है आपका काम। हस्बैंड ने कहा सब अच्छा चल रहा है, मैंने डिनर कर लिया है, तुम ठीक हो। मैंने कहा जी जी, अली सो रहा है और मैंने भी डिनर कर लिया है। हस्बैंड ने कहा तुम्हारी आवाज़ घबराई भी क्यों लग रही है। मैंने कहा कुछ नहीं, ऐसे ही दिल घबरा रहा था, आपकी याद आ रही थी तो मैंने फ़ोन कर लिया। मैंने इसलिए उनको इतना सब नहीं बताया कि वो बेचारे परेशान हो जाते। मैंने कहा चलें आप काम कर लें और जल्दी घर आ जाइएगा। हस्बैंड ने कहा ठीक है, तुम अपना ख्याल रखो, मैं आता हूँ सुबह। ये कहकर फ़ोन बंद हो गया। मैं बिस्तर पर लेटी यही सोचती रही कि क्या जो मैंने देखा वो वाकई सच है। जिस जोकर को मैंने थप्पड़ मारा था, क्या वाकई वो ऐसा कर सकता है। ये सोचते सोचते मेरी आँख लग गई। रात का 1 बज रहा होगा। अचानक मेन दरवाजे पर दस्तक होने लगी दोबारा, जहाँ से हम सीढ़ियों से घर में दाखिल होते थे। मुस्तकिल दस्तक होने वाली आवाज़ से मेरी आँख खुल गई। दस्तक इतनी ज़ोर से हो रही थी कि लकड़ी का दरवाज़ा हिल रहा था पूरा। मैं घबरा गई। मैंने चीख कर कहा कौन है, तो दस्तक रुक गई। मैं समझी शायद हस्बैंड है। मैंने जल्दी से दरवाज़ा खोला तो वो जोकर सीढ़ियों के पास खड़ा होकर मुझे देख रहा था। मैंने सोचा कि अगर ये सीढ़ियाँ जहाँ से चढ़ते हैं वहाँ खड़ा है तो इसने इतनी जल्दी दरवाज़ा कैसे खटखटा दिया। अभी मैं ये सोच ही रही थी कि वो सीढ़ियों से भागकर ऊपर मेरी तरफ आने लगा। मैंने जल्दी से गेट बंद कर दिया फ़ौरन और लॉक लगा दिया। थोड़ी देर के लिए मैं वहीं दरवाजे के साथ टेक लगाकर बैठ गई कि ये सब चल क्या रहा है। मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। जिस तरह वो सीढ़ियों से भागते हुए ऊपर आ रहा था मेरी तरफ, वो मंजर मेरी नज़रों के सामने था। मेरा दिल तेज़ तेज़ धड़क रहा था। मैंने अदल कुर्सी पड़ी बैठे बैठे और फैसला किया कि ये बात हस्बैंड को बता दी जाए, वरना ऐसा ना हो कि कुछ और चीज़ें घर में होना शुरू हो जाएं या हम लोगों को मसला होना शुरू हो जाए। मैंने ये सोचकर हस्बैंड को कॉल मिला दी। उन्होंने पूछा क्या बात है बेगम, नींद नहीं आ रही क्या। मेरी सांस फूली हुई थी। मैंने कहा सुने आप जल्दी घर आ जाएं, मैं बहुत परेशान हूँ, आपसे कुछ बात करनी है। वो बहुत नॉर्मल बात कर रहे थे मुझसे, क्योंकि उनको कुछ भी नहीं पता था कि क्या हो रहा है घर पर। वो एकदम घबरा गए और पूछने लगे क्यों, क्या हुआ बेगम, सब खैरियत तो है ना, अली ठीक है। मैंने कहा जी सब ठीक है, आप बस जल्दी घर आ जाएं, मुझे डर लग रहा है। जब आप आएंगे तो मैं बताऊंगी सब। और सुने नीचे सीढ़ियों पर देखते हुए आइएगा, कोई हो ना नीचे। उन्होंने कहा क्या मतलब, नीचे कोई ना हो। मैंने कहा मुझे लग रहा है हमारे नीचे वाले घर में कोई है। उन्होंने कहा अच्छा तुम घबराओ नहीं, मैं अभी आ रहा हूँ, बिल्ली होगी कोई। मेरे हस्बैंड के वहमो गुमान में भी नहीं होगा कि नीचे कौन है। इतने आराम से उन्होंने कह दिया कि बिल्ली होगी। खैर मैं ये सब क्या सोच रही हूँ, मेरे हस्बैंड को तो कुछ पता ही नहीं है। दिमाग ने मेरे काम करना बंद कर दिया था थोड़ी देर के लिए। अली उठकर रोने लगा। मैंने उसको दूध पिलाया क्योंकि वो भूखा था। इतने में मुझे बाहर लॉन्च से अली के खिलौने के बजने की आवाज़ आने लगी, जो कि एक घोड़ा था, उसमें म्यूज़िकल ट्यून्स बजती थी। थोड़ी देर के लिए तो मैं बड़ी हैरान हुई कि मैं और अली तो यहाँ हैं, तो बाहर लॉन्च में अली के टॉयस खुद ब खुद कैसे बज सकते हैं।
शुक्र है कि मैंने अपने रूम का डोर लॉक किया हुआ था जब मैं अपने बेटे को दूध पिला रही थी। वो जोकर मुझे अपने बाहर लॉन्च में होने का एहसास दिला रहा था। मैंने सोच लिया था जब तक हस्बैंड नहीं आते वापस मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगी। बस यही सोचकर मैंने हस्बैंड को कॉल मिला दी कि आप कहाँ हैं। उस वक्त रात के 3 बज चुका था और मेरे हस्बैंड को फजर तक घर वापस आना था काम ख़त्म करके। मेरे हस्बैंड ने कॉल उठाई और कहा कि आज तो बेगम साहिबा को कुछ ज़्यादा ही याद आ रही है हमारी। बार बार फ़ोन आ रहा है, क्या हुआ, सब खैरियत तो है? मैंने कहा सुने, आप कब तक घर आएंगे? उन्होंने कहा कि मुझे 1 आवर और लगेगा, 5 बजे तक आ जाऊंगा। क्यों, तुम ठीक हो? मैंने कहा जी बस ऐसे ही परेशान हो रही थी तो पूछ लिया। हस्बैंड ने कहा बस आता हूँ। ये कहकर उन्होंने कॉल कट कर दी। मैं उस वक्त अली को दूध पिला रही थी। नोटिस किया कि बाहर से जो टॉयज़ की आवाज़ आ रही थी वो अब आना बंद हो गई है। अली सो चुका था। मैंने उसको लिटा दिया वापस बेड पर और मैं जैसे ही वॉशरूम जाने के लिए उठी और अपने बाल बांध रही थी कि अचानक मुझे बैल्कनी के बाहर से किसी के हंसने की आवाज़ आने लगी। जैसे ही मैं बैल्कनी गई देखने के लिए कि आवाज़ किसकी है हंसने की, तो एकदम खामोशी हो गई। रात का टाइम था, सर्विस रोड पर कोई भी नहीं मौजूद था। मैं अभी देख ही रही थी कि किसी ने हमारे घर के गेट पर ज़ोर से कोई चीज़ मारी और वहीं खड़े खड़े मैं हिल गई। दिल तेज़ी से धड़कने लगा। मैंने गुस्से में चीख कर कहा, कौन है? सामने आओ। तो एक साया मुझे दीवार के साथ हंसते हुए भागते हुए नजर आया और फिर गायब हो गया। मुझे समझ नहीं आया था ये जोकर ही था जो मुझे कब से परेशान कर रहा था। पहले मैं यही समझती रही कि वो एक जिंदा जोकर है, लेकिन फिर जब वो गायब हुआ देखते ही देखते और उसका सिर्फ साया नजर आया, तब मुझे समझ आया कि ये उसकी रूह का साया है जो मुझे परेशान कर रहा है। फिर मुझे वो भी याद आया कि मैं अली को दूध पिला रही थी जब उसके खिलौनों की आवाज़ें आ रही थी। कोई जिंदा इंसान अंदर कैसे आ सकता है? अभी मैं बैल्कनी में खड़े होकर ये सोच ही रही थी कि कोई चीज़ तेज़ी से मेरे फेस की तरफ आने लगी। मैं डर से चीख मारते हुए उस चीज़ से बचना चाहा तो वो दीवार पर आकर लगी। जब मैंने देखा तो वो एक आइसक्रीम थी जो कि ख़राब थी और मुझे स्मेल आ रही थी। उसमें से खून बह रहा था आइसक्रीम की जगह। अब मैं बहुत ज़्यादा डर गई और मुझे फिर उसी हंसी की आवाज़ें आने लगी उस जोकर की जैसे पहले आ रही थी। मैं जल्दी से अंदर आ गई और मैंने बैल्कनी का गेट की कुंडी लगा दी। अभी मैं डर कर बाहर ही देख रही थी कि इतने में घर की बैल बजना शुरू हो गई और मैं बाहर देख रही थी तो मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा था। फिर हमारे घर का मेन डोर बजना शुरू हो गया। वो जो कोई भी था वो ऊपर आ चुका था वापस। अब मेरी हालत गैर होना शुरू हो गई। मुझे थोड़ी देर के लिए ऐसा लगने लगा कि अभी मैं बेहोश हो जाऊंगी। इतने में मैंने अली को देखा और मुझे मेरे बच्चे को देखकर हिम्मत आई और मैंने पूछा कौन है? तो बाहर से हस्बैंड की आवाज़ आई, दरवाज़ा खोलो, मैं हूँ मारिया। मैंने टाइम देखा तो करीब 4:45 बज चुके थे और फजर की अजानें होना शुरू हो गई थी। मैंने जल्दी से आगे बढ़कर गेट लॉक खोला। सामने हस्बैंड खड़े थे। मुझे ऐसा लगा आज मैं बच गई और मैं रोते हुए उनके गले लग गई। उन्होंने परेशानी से पूछा, क्या हुआ बेगम, क्यों रो रही हो, सब ठीक है ना? अली कहाँ है? मैंने रोते हुए कहा, अली ठीक है, सो रहा है, आप चेंज कर लें, मैं खाना लगाती हूँ। खाने के दौरान मैंने अपने हस्बैंड को सारी स्टोरी सुनाई। उन्होंने सुनकर यही कहा, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैंने कहा कि मैंने सोचा आप परेशान हो जाएंगे। फिर हस्बैंड ने कहा, हमारे मोहल्ले का एक मदरसा है जहाँ एक कारी साहब हैं, वो मुझे पढ़ाया करते थे, कारी जमील उनका नाम है। उनके पास चलते हैं कल और उनसे पूछते हैं कि आखिर ये मामला क्या है। अगले दिन मेरे हस्बैंड ने छुट्टी की और मुझे दोपहर में कारी साहब के पास मदरसे लेकर गए। हमने उनसे सलाम किया और उनको पूरा वाकया बयान किया। उन्होंने पूछा, आप लोग कहीं घूमने गए थे? हस्बैंड ने कहा, जी कारी साहब, हम मेला घूमने गए थे। कारी साहब ने पूछा, वहाँ क्या हुआ था? मैंने कहा, कारी साहब, मैंने वहाँ एक जोकर को थप्पड़ मार दिया था। मुझे लगा वो मुझे देख रहा था तो शायद गलतफहमी हो गई थी। कारी साहब ने कहा, आपने गलत किया, अब आप लोग वहीं जाएं और जाकर माफ़ी मांगें उस जोकर से। और हाँ, जाना आपको आधी रात को है जब मेला बंद हो जाता है। मैं और मेरे हस्बैंड एक दूसरे की तरफ देखने लगे। कारी साहब ने कहा, ये दम किया हुआ पानी है, इसको अपने घर के चारों कॉर्नर्स पर छिड़क देना, इससे वो आप लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। आप लोगों को आज रात को ही वहाँ मेले में जाकर माफ़ी मांगनी होगी
और वो भी रात के 3 बजे। 3 बजे? हस्बैंड और मैंने एक साथ ये जुमला कारी साहब से कहा। कारी साहब ने कहा, जी हाँ, 3 बजे रूहों के निकलने का टाइम होता है। हमने कारी साहब का शुक्रिया अदा किया। कारी साहब ने अली को प्यार किया और हमें दुआ दी कि जाओ, इंशाअल्लाह कुछ नहीं होगा, मैं तुम लोगों के लिए यहाँ पढ़ाई करूँगा। हम वापस घर आ गए। मैं रास्ते भर आयतल कुर्सी पढ़ती रही और घर वापस आए और मैंने आते ही पानी घर के चारों कॉर्नर्स पर छिड़कना शुरू कर दिया, जिससे काफ़ी हद तक सुकून मिला। कल तक जो घर खौफ का मंजर पैदा कर रहा था, आज वो वापस वही घर लग रहा था जहाँ खुशियाँ थीं। मैंने अपने हस्बैंड से कहा, सुनिए, अम्मी के घर चलते हैं, वहाँ अली को छोड़ देंगे इसकी खाला के पास, और फिर हम रात तक वहाँ चले जाएंगे। हस्बैंड ने कहा ठीक है, और हम शाम का टाइम था, अम्मी की तरफ निकल गए। मैंने अपने घर वालों को कुछ नहीं बताया, बस कहा कि हमें रात को शादी में जाना है और आप अली को रख लें, जिस पर वो खुशी खुशी राज़ी हो गई। अब जाहिर है बच्चे को तो हम उस जगह लेकर जाने से भी डर रहे थे। हमने डिनर अम्मी के घर पर ही किया और मैं और मेरे हस्बैंड अम्मी के घर से 10 बजे अपने घर के लिए रवाना हो गए। घर पहुंचकर मेरे हस्बैंड मुझे घर छोड़कर दोस्तों के पास चले गए और मैंने तैयारी शुरू की। अब घर के चारों तरफ जो पानी बाबा ने दिया था वो छिड़का। जब मैं पानी छिड़क रही थी तो मुझे घर के बाहर की साइड से बहुत सारे लोगों के हंसने की आवाज़ें आने लगी, जैसे वो मुझे बता रहे हों कि हम पर कोई असर नहीं हो रहा। खैर, पानी छिड़कने के थोड़ी ही देर बाद वो आवाज़ें आना बंद हो गई। अब मैंने तैयारी की सर्कस मेले में जाने की। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, लेकिन मुझे अपने अल्लाह पर यकीन था। मैंने इशा की नमाज अदा की, कुरान पाक की तिलावत की और एक ब्लैक शॉल लेकर ओढ़ ली, जो मुझे मेरी अम्मी ने दम कर दी थी कि बेटा जब भी दिल घबराए ये शॉल ओढ़ लेना। ये सब करते हुए मैंने अपने हस्बैंड को कॉल की। रात का 2 बज रहा था। हस्बैंड ने कहा मैं आ रहा हूँ। हस्बैंड को आते आते 2:30 बज चुके थे। हस्बैंड ने आते ही मुझे कॉल की और मैं सीढ़ियाँ उतरकर कॉल पर बात करते हुए नीचे जाने लगी। नीचे एक लाइट जो जलती थी ग्राउंड पर वो जल रही थी, बाकी तरफ अंधेरा था। जब मैं गेट खोल रही थी तो मुझे लगा पीछे से कोई चीज़ भागते हुए मेरे पीछे आ रही है। मैंने जल्दी जल्दी गेट खोलना शुरू कर दिया और चीखने लगी। न जाने अल्लाह ने बचा लिया मुझे कि जब गेट खुला तो वो चीज़ मेरे बहुत करीब आ चुकी थी और वहीं रुक गई। मैं चीखती हुई बाहर भागी हस्बैंड की गाड़ी की तरफ। मेरे हस्बैंड ने भी गाड़ी से बाहर निकल कर कहा, क्या हो गया मारिया? मैंने कहा गेट बंद कर दे, वहाँ कोई है। मैं गाड़ी में बैठ गई। ये कहकर हस्बैंड ने कहा, कोई नहीं है, बस तुम्हारा वहम है, कुछ ज़्यादा ही डर गई हो तुम। गेट बंद करके जब मेरे हस्बैंड वापस पलटे तो उनको घर के अंदर से हंसने की आवाज़ें आने लगी और अचानक ज़ोरदार एक पत्थर आके गेट के अंदर से लगा धम करके, जिसको हम दोनों ने सुना और मेरे हस्बैंड थोड़ी देर के लिए डर से सहम गए और भागते हुए गाड़ी में आकर बैठ गए। मैं मुसलसल आयतल कुर्सी और चारों कुल का जिक्र कर रही थी। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया, वो सर्कस मेला हमारे घर से काफ़ी करीब था, तो 5 मिनट की ड्राइव हुई। तो 5 मिनट की ड्राइव करते हुए मैं और मेरे हस्बैंड उस सर्कस मेले के पास पहुंच गए। रात का वक्त था, 3 बजने में 5 मिनट बाकी होंगे। चारों तरफ अंधेरा हो रहा था। दूर कहीं से कुत्तों के रोने की आवाज़ें आ रही थी। अब मुझे बहुत ज़्यादा डर लगना शुरू हो गया था ये माहौल देखकर। मेरे हस्बैंड गाड़ी से बाहर उतरने लगे। मैंने उनका हाथ पकड़ लिया। उन्होंने मुझे हिम्मत दी कि डरो नहीं मारिया, कुछ नहीं होगा, अल्लाह पर यकीन रखो। वो उतरकर उस गार्ड को देख रहे थे जो मेले के बैक साइड वाले गेट के पास कुर्सी पर पहरा देने के लिए बैठा सो रहा था। मेरे हस्बैंड चलते हुए उस गार्ड के पास गए जो दिखने में काफ़ी बूढ़ा मालूम हो रहा था। मेरे हस्बैंड ने उनको उठाया। खान बाबा उठें, खान बाबा। हैं? कौन है? गार्ड शायद तसव्वुर में भी ये नहीं सोच पा रहा होगा कि रात के इस पहर कोई उसको उठाने आएगा। गार्ड ने उठकर हड़बड़ाते हुए कहा, कौन हो तुम? और उसने अपनी बंदूक मेरे हस्बैंड की तरफ कर दी। हस्बैंड ने कहा, खान बाबा मैं कुछ नहीं करने आया, मैं बस माफ़ी मांगने आया था। माफ़ी मांगने? बाबा ने चौंक कर कहा, जी वो देखें सामने मेरी गाड़ी खड़ी है, उसमें मेरी बेगम बैठी है। हम मेला देखने आए थे, उससे गलती हो गई, उसने एक जोकर को गलतफहमी में थप्पड़ मार दिया, बस उसी की माफ़ी। गार्ड थोड़ी देर हम दोनों को देखने लगा। मैं भी गाड़ी से उतरकर अपने हस्बैंड के पास आ गई थी। अस्सलाम वालेकुम बाबा, मैंने गार्ड को सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। गार्ड ने हमसे पूछा, हम दोनों को उस जोकर के बारे में कैसे मालूम कि वो आपको माफ़ कर देगा? हमने गार्ड को बताया कि खान बाबा
हम कारी साहब के पास गए थे। हम बहुत परेशान थे तो उन्होंने बताया कि वहाँ जोकर से जाकर माफ़ी मांगो, तो हम यहाँ आए हैं। गार्ड ने कहा, बेटा देखो, आप दोनों को बता दूं कि वो जोकर दिल का बहुत अच्छा था। आज से कई साल पहले उसकी बच्ची मौत के कुएं में, जिसमें बाइक करतब दिखाती हैं, करतब देखते हुए उस कुएं में उसकी गोद से गिर गई और गिर कर उसकी मौत हो गई थी। उसके बाद उसके बाबा जो जोकर थे और इस मेले में काम करते थे, उन्हें बच्चों से बहुत प्यार था। जब उन्होंने अपनी बच्ची की मरी हुई लाश देखी तो वो भी वहीं चल बसे और उनकी भी मौत हो गई थी। तब से अक्सर उनकी रूह इस मेले में जब भी ये लगता है आकर अपने बच्ची को ढूंढती है और दूसरे बच्चों को प्यार करती है। ये सब सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैंने बाबा से कहा, बाबा मुझसे गलती हो गई और मैंने अनजाने में उनको थप्पड़ मार दिया। तब से शायद वो नाराज़ है मुझसे और मैं काफ़ी परेशान भी हुई घर में। बाबा ने कहा, बेटा वो जो अंदर सर्कस में मौत का कुआं है वहाँ चली जाओ और जाकर ऊंची आवाज़ में माफ़ी मांग लो, बाकी अल्लाह मालिक है। रात के इस पहर किसी को अंदर जाने की इजाज़त तो नहीं, लेकिन तुम्हारा मामला कुछ और है। बाबा ने गेट खोल दिया और मुझे और हस्बैंड को अंदर जाने के लिए कहा। मैं डरती हुई हस्बैंड का हाथ पकड़कर अंदर दाखिल हुई। चारों तरफ झूले थे और अंधेरा हो रहा था। हस्बैंड के हाथ में टॉर्च लाइट थी जो उनको बाबा ने दी थी। हम इधर उधर देखते हुए मौत के कुएं की तरफ आगे बढ़ रहे थे कि एक झूले की लाइट खुद ब खुद जलना शुरू हो गई। कभी बंद होती तो कभी वापस जलती और म्यूज़िक भी उसके साथ ही चलना शुरू हो गया। ऐसा फील होने लगा जैसे मेला वापस रोशन हो गया हो। हम आगे बढ़ते रहे तो रास्ते में वही भूत बंगला आया जहां मैं अपने हस्बैंड के साथ गई थी। जब हम भूत बंगले के पास पहुंचे तो हमें ऐसा लगा कि कोई अंदर गया है। मेरे हस्बैंड और मैंने एक दूसरे को देखा और आगे बढ़ गए। हम जानते थे कि अंदर कोई गया है, लेकिन फिर भी हम अनजान बन रहे थे कि कहीं कोई चीज़ हमें नुकसान न पहुंचा दे। हम डरते डरते मौत के कुएं के पास पहुंच गए और सीढ़ियां चढ़कर ऊपर गए और जब हमने उस कुएं में झांका तो खूब अंधेरा हो रहा था। मेरे हस्बैंड ने जब टॉर्च की रोशनी से देखा तो उस कुएं में अंदर गाड़ी और बाइक्स खड़ी थी और मुझे हस्बैंड ने कहा, चलो माफ़ी मांग लो मारिया। मैंने ज़ोर से कहा, हमें माफ़ कर दो, हमसे गलती हुई है और गलतफहमी हो गई थी। हम आइंदा ऐसा कभी नहीं करेंगे, हमें माफ़ कर दें प्लीज़। अभी मैंने बस यही कहा था कि अचानक से अंदर जो बाइक्स और गाड़ियां खड़ी थी वो खुद ब खुद स्टार्ट होना शुरू हो गई और वापस बंद हो गई। इसी के साथ पूरे मेले की लाइट्स एक साथ रोशन हुई 1 मिनट के लिए और फिर बंद हो गई वापस। मैं और मेरे हस्बैंड ये देखकर हैरान रह गए। हमको लगा सब कुछ ठीक हो गया है। हम वापस जाने लगे गेट की तरफ। रास्ते में देखा कि भूत बंगले का रूम के अंदर की लाइट जल रही है और सामने बोर्ड पर लिखा है गो इनसाइड, यानी अंदर आ जाओ। मैं और मेरे हस्बैंड एक दूसरे को देखने लगे। मेरे हस्बैंड ने कहा, डरो नहीं, अल्लाह पर भरोसा रखो। हम दोनों उस भूत बंगले के अंदर गए तो वहाँ वो 3 लाशें नहीं थी जो हमें डरा रही थी, बल्कि बीच में एक जोकर रखा था। उसकी गोद में एक पेपर लगा हुआ था जिस पर लिखा था जाओ माफ़ किया। इस जोकर को उठा लो। शायद वो ये जोकर हमें तोहफे में देना चाहता था अली के लिए। ये देखकर मेरा और मेरे हस्बैंड का डर थोड़ा कम हुआ। हमने शुक्रिया कहा ज़ोर से और हम बाहर आ गए। बाहर आकर और जब वापस जा रहे थे गेट के पास तो हमें अंदर से उसी जोकर के हंसने की आवाज़ें आ रही थी जो हमने आखिरी बार सुनी थी। बाबा का हमने शुक्रिया अदा किया और उनसे ये भी सुना कि वो जोकर हर साल जब भी मेला लगता है अपनी बेटी को ढूंढने मेले में आता है और दूसरे बच्चों में अपनी बेटी को देखकर उनसे बहुत प्यार करता है और खुश होता है। और जब वो ऐसा करता है तो वो एक आम आदमी के रूप में होता है, जोकर बना हुआ, और जब मेला ख़त्म होता है तो वो कहीं गायब हो जाता है। ये कहाँ जाता है ये किसी को भी नहीं पता चलता। खैर, मैं और मेरे हस्बैंड घर वापस आ गए खैरियत से। मैंने आकर शुक्राने के नफिल अदा किए और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसने हमारी जान बचा ली। इस वाक़े के बाद से मैं मेला देखने कभी नहीं गई दोबारा। जब भी लगता था दूर से देख लेती थी क्योंकि मेरे अंदर जाने की हिम्मत अब ख़त्म हो चुकी थी। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल या व्हाट्सएप नंबर पर अपनी कोई भी ऐसी कहानी अगर आपके पास मौजूद हो तो आप हमें अपनी वॉइस में या लिख कर सेंड कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुलाकात होगी नई हॉरर स्टोरीज के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।